हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कैपिटल बजटिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक पेबैक पीरियड को रिवाइज करूंगा, एक क्वेश्चन उसका करवाऊंगा और फिर हम एक नई टेक्निक भी सीखेंगे जो कि है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, इनमें डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की नहीं निकाली जाती है। मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक को हमने अभी तक टच नहीं किया है, एड्रेस नहीं किया है। कैपिटल बजटिंग जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये चैप्टर बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बनाया गया है। इस चैप्टर के अंदर वो टेक्निक्स बताई गई हैं जिनको यूज करके हम इन्वेस्टिंग डिसीजन कर पाते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। उसके अंदर टेक्निक्स थी ट्रेडिशनल, जिसमें हमने फर्स्ट पेबैक पीरियड पढ़ा था। चलिए सबसे पहले पेबैक पीरियड को रिवाइज करते हैं। पेबैक पीरियड पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे आएंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड हमने जैसा कि समझा था कि सिंपली एक वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि जो मैं इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, वो कितने टाइम में रिकवर हो जाता है। जितना जल्दी रिकवर होगा उतनी अच्छी बात है, हमारे बेंचमार्क से पहले हो जाता है, हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ अगर ज्यादा है पेबैक पीरियड से तो हम सेलेक्ट करेंगे। इफ देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेनी प्रोजेक्ट्स, तो जिस भी प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे छोटा होगा वो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। जिस भी प्रोजेक्ट में सबसे जल्दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है वो ऑब्वियसली इज अ बेटर प्रोजेक्ट। तो जिसका सबसे पेबैक पीरियड सबसे छोटा होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है, एक जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं है। जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड कर देना है, आपको पेबैक पीरियड मिल जाएगा। एज सिंपल इज दैट। मान लीजिए कि 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 25,000 रुपए का एनुअल कैश फ्लो चल रहा है, तो 4 साल का पेबैक पीरियड आ जाएगा। कल मैंने समझाया था। अगर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं है, विच कैन बी विच कैन हैपन वेरी ऑफनली इन नॉर्मल लाइफ। जरूरी नहीं है कि कैश फ्लोज यूनिफॉर्म ही आए, जो प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट का है हर साल, अलग अलग अमाउंट का भी आ सकता है। तो अगर डिफरेंट अमाउंट का आ रहा है तो आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने हैं। हमने ये भी समझा था कि कैश फ्लो आखिर क्या चीज होती है। तो कैश फ्लो का सिंपल सा फंडा है कि ये एक्चुअल कैश है जो प्रोजेक्ट से आ रहा है, ये प्रॉफिट नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें मैं डेप्रीसिएशन एड बैक कर दूंगा, क्योंकि वो एक नॉन कैश खर्चा है, उससे कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। उस डेप्रीसिएशन के अगेंस्ट, डेप्रीसिएशन जिस चीज की वजह से क्रिएट हो रहा है, उस एसेट की परचेज आउटफ्लो तो ईयर 0 में ही हो गई थी। अब हर साल डेप्रीसिएशन नाम का उसमें से सिर्फ एक एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लेंगे हम, पर कैश फ्लो को यूज करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर। सभी मेथड्स में कैश फ्लो रिलेवेंट है, जस्ट बैरिंग वन, दैट इज अकाउंटिंग रेट एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सब में कैश फ्लो से ही कैलकुलेशंस करी जाएंगी। हमने ये भी समझा था कि कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, पूरी इनकम स्टेटमेंट देखी थी कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो वापस बन जाएगा वो कैश फ्लो। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पेबैक पीरियड पर ही, फिर मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करूंगा। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम बेस्ड ऑन पेबैक पीरियड ओनली। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। दो मशीन्स हैं, मशीन भी, और हमें पेबैक पीरियड निकाल के डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन which will carry out same operations performed by the labor। ये मशीन क्या करेगी, ये जो अभी लेबर काम कर रही है उसको मशीन कर देगी। मतलब लेबर को आप छुट्टी दे सकते हो, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम कैपिटल इंटेंसिव, मशीन इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। ए एंड बी आर ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। आप बाजार में गए, आपने बाजार एक्सप्लोर किया, आपको दो मशीन के मॉडल मिले, दोनों मशीन आपका काम कर देंगी जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। दो मॉडल्स अवेलेबल है और ये इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन you are required to prepare a profitability statement and work out payback period। profitability statement से मतलब है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट जिससे तुम डिसाइड करोगे पेबैक पीरियड का, वो कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने बैठ गए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है।
तो आपको पे बैक पीरियड वर्कआउट करना है, उसके लिए जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो हम करेंगे। दो मशीन है, मशीन ए मशीन बी। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ देखना, मशीन ए की लाइफ 5 ईयर्स है, मशीन बी की लाइफ 4 ईयर्स ही है, 1 साल कम है। कॉस्ट दे रखी है इनकी 1,50,000 एंड 2,50,000, अच्छी बात है। सैल्वेज वैल्यू दोनों की नील है, जब लाइफ खत्म हो जाएगी, जब इन्हें कबाड़ में बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल जो मशीन को चलाने के लिए लगेगा, मशीन में 6,000 लगेगा साल का और मशीन बी में 8,000 लगेगा। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, वर्ड सुनना, सेविंग्स इन स्क्रैप। जब लेबर काम करती थी तो कुछ माल मेरा स्क्रैप हो जाता था, वो मेरे को लॉस हो जाता था, वो वेस्टेज हो जाती थी। मशीन की एफिशिएंसी लेबर से बेटर है, तो ये स्क्रैप होना बच जाएगा अब से, तो ये पैसा, ये खर्चा बचने लगेगा। तो इस मशीन के आने की वजह से ये इनफ्लो हो गया। अकाउंटिंग में कभी इस नजरिए से सोचा नहीं जाता, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्टिंग में ऐसे सोचा जाता है। लेबर हटी, मशीन आई, मशीन आई तो उसकी वजह से सेविंग हो गई स्क्रैप में, तो ये इस मशीन का इनफ्लो है। दोनों मशीन्स का अमाउंट अलग अलग है पर दोनों ही सेविंग कर रही है स्क्रैप में, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, अब नया खर्चा भी आ गया, मशीन है तो इसको सुपरवाइजर लगाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा आएगा। मशीन ए में 12,000 रुपये का, मशीन बी में ज़्यादा खर्चा आएगा, 16,000 रुपीज़ का आएगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मशीन ए की 7,000 की मेंटेनेंस है, मशीन बी की 11,000 रुपये की मेंटेनेंस है, ये नया खर्चा लगेगा आपको, ठीक है। अब ये मशीन लगाई किस लिए थी, ये लेबर को रिप्लेस कर रही है, तो कुछ लेबर को मुझे एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नहीं करना पड़ेगा तो उनको जो वेजेस पे कर रहा हूँ वो बचने लगेंगे, तो वो सेविंग्स है। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस, मशीन ए की वजह से 150 एम्प्लॉयज़ अब रिक्वायर्ड नहीं है, जिनको आप 600 पर एम्प्लॉय वेज देते हो वो अब नहीं देना पड़ेगा, तो ये इनफ्लो हो गया मशीन ए की वजह से। मशीन बी के अंदर 200 एम्प्लॉयज़ अब रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे और उनको 600 पर एम्प्लॉय आप वेज देते हैं, वो भी बचने लगेगा, करेक्ट है। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मशीन ए मशीन बी, बड़ी आसानी से डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, हिस्टोरिकल कॉस्ट दे रखी है, सैल्वेज वैल्यू दोनों की नील है, तो बस आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, आपका ये क्या कहते हैं कि डेप्रीसिएशन निकल जाएगा, ठीक है। टैक्सेशन चार्ज करना है 50% का, हमें पता है कि पहले डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर टैक्स माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें वापस डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कैश फ्लो बनेगा। विच मॉडल वुड यू रिकमेंड, हमको किसके बेसिस पे रिकमेंड करना है, पे बैक पीरियड के बेसिस पे, क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही पे बैक पीरियड है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड और देखते हैं कि मशीन ए और मशीन बी में से कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले दोनों का डेप्रीसिएशन निकाल लूँ क्या, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन्स, मशीन ए एंड मशीन बी। एक पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं अभी, अपॉन लाइफ, यही होता है डेप्रीसिएशन। मशीन ए का डेप्रीसिएशन निकालते हैं, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू मशीन ए की हिस्टोरिकल कॉस्ट 1,50,000 ना हाँ 1,50,000 और लाइफ 5 ईयर्स। 1,50,000 की कॉस्ट है इसकी और लाइफ 5 ईयर्स है, तो इसका डेप्रीसिएशन आया 30,000 का, डन। बी की बात करते हैं, 2,50,000 और 4 साल की लाइफ है, 2,50,000 और 4 साल की लाइफ है, तो 125 का आधा 62,500, तो ये हमारी दोनों मशीन के डेप्रीसिएशन आ गए। अब हमें कैश फ्लो बनाने हैं, चले। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज ऑफ बोथ मशीन्स, एक साथ कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि काफ़ी सिमिलर हैं दोनों के एलिमेंट्स मशीन्स, तो दोनों के कॉलम बना लूंगा, मशीन ए का भी बना लेता हूँ, मशीन बी का भी बना लेता हूँ, ठीक है। एक बार सबसे पहले मैं इनफ्लो की बात लिखना चाहता हूँ ताकि कैलकुलेशन अच्छी लगे, नीचे माइनस होता रहे, मतलब पहले आउटफ्लो से नहीं चलना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख दूंगा सेविंग्स इन वेजेस, सेविंग्स इन वेजेस। मशीन ए की वजह से 150 एम्प्लॉय को आप नौकरी से निकाल दोगे और 600 रुपये पर एम्प्लॉय, ठीक है। 150 इंटू 600
ये इनफ्लो हो जाएगा यहाँ पे। तो 90,000 का सेविंग्स यहाँ हो गया, ठीक है। मशीन बी की बात करते हैं तो मशीन बी में 200 एम्प्लॉयज़ को निकाल दोगे 600, तो 1,20,000 का सेविंग्स इधर हो गया, ठीक है क्या। 200 इंटू 600। चलिए अब खर्चे देखते हैं लाइन में। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगेगी 6,000 एंड 8,000, वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये पहले नहीं लगता था क्या? पहले लगता होगा, बट ये इन मशीन की वजह से इंक्रीमेंटल लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। 6,000 और 8,000, 6,000 में यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 8,000 में इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, ये तो इनफ्लो है, इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड सेविंग्स इन स्क्रैप। स्क्रैप की सेविंग्स हो रही हैं हमारी 10,000 और 15,000, ये इनफ्लो हो जाएगा 10,000 और 15,000, ठीक है। सेविंग्स इन स्क्रैप भी कर दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सुपरविजन 12,000 और 16,000, ये खर्चा है, आउटफ्लो है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सुपरविजन कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगेगी 10,000 रुपये यहाँ लगेगी आउटफ्लो, 12,000 रुपये यहाँ लगेगी आउटफ्लो। खर्चा है, आउटफ्लो तो माइनस कर दिया। मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा 7 और 11, वो भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, लेस मेंटेनेंस 7,000 और 11 था, 12 था, 11,000, 7,000 एंड 11,000, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। और कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं, तो अब क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज इन रेवेन्यू। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, है ना। बाकी सारी कॉस्ट माइनस हो रखी है, तो ये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। अब ये एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप, तो सरकार इस एक्स्ट्रा कमाई पे टैक्स तो लेगी, टैक्स लेगी, टैक्सेशन 50% ऑफ प्रॉफिट, तो आधा तो सरकार ले जाएगी आपकी सेविंग्स का। तो इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें वापस प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन कैश फ्लो बनाने के लिए, तो आ जाएगा कैश फ्लो। और फिर इन एनुअल कैश फ्लो से मैं पेबैक पीरियड निकालूंगा, ठीक है। चलिए पहले तो नेट सेविंग्स निकालते हैं। देखिए 90,000 रुपये का मशीन ए ने वेजेस बचाया, पर 6,000 रुपये का आउटफ्लो होना चालू हो जाएगा मटेरियल का, 10,000 रुपये का सेविंग्स इन स्क्रैप होगा, पर 10,000 रुपये की सुपरविजन कॉस्ट भी लग जाएगी, और 7,000 रुपये का मेंटेनेंस लग जाएगा। मशीन ए से नेट जो फ़ायदा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इनफ्लो 77,000 का है। इसमें से डिप्रीसिएशन माइनस करना है मशीन ए का, जो कि 30,000 का, ठीक है क्या। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। 1,20,000 माइनस 8,000 प्लस 15,000 सेविंग्स इन स्क्रैप, माइनस 12,000 का सुपरविजन लग रहा है, माइनस 11,000 का मेंटेनेंस लग रहा है, 1,04,000 का ये भी आ गया यहाँ पर, ठीक है क्या। इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रीसिएशन मशीन बी का है 62,500 का, 62,500 का डेप्रीसिएशन हम माइनस कर देते हैं। 1,04,000 माइनस 62,500, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 41,500। इंक्रीमेंटल है ये बेसिकली, यहाँ लिख देता हूँ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। दूसरा और रेवेन्यू हो रहा होगा, मशीन को बेच के कमाई वमाई हो रही होगी। देखिए सेल्स वगैरह सेम रह रही होगी, मतलब पहले लेबर बनाती थी तो भी उतनी हो रही होगी, और अब मशीन से बना रहे हो तो भी उतनी हो रही होगी। जो भी चेंजेस हैं जो डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, रेलेवेंट है, वो क्वेश्चन में डेटा हमने दे रखा है और वही हमने यूज़ भी किया है। तो इसका आ जाएगा 47,000 का इंक्रीमेंटल इनफ्लो। इस पर टैक्स लग जाएगा, तो 23,500 का टैक्स लग जाएगा, उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 23,500 का ही आएगा। यहाँ 20,750 का लगेगा, तो बच के 20,750 आ जाएगा। डेप्रीसिएशन इनमें वापस ऐड बैक कर दूंगा अब मैं कैश फ्लो बनाने के लिए। यहाँ 30,000 का डेप्रीसिएशन था, यहाँ 62,500 का डेप्रीसिएशन था, तो यहाँ एनुअल कैश फ्लो आ रहे हैं 83,250। इधर देखते हैं, इधर 3 2 5 53,000
500 का आता है। कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है तो पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। पे बैक पीरियड यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है तो फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। ए मशीन हो गई, बी हो गई, ठीक है। कॉस्ट लिख देते हैं मशीन ए की और मशीन बी की। मशीन ए की कॉस्ट है 90 और बी की है 120। 90,000 एंड 1,20,000। एनुअल कैश फ्लोज अभी निकाले हमने 53,500 मशीन ए का आ रहा है और 83,250 बी का आ रहा है। अब निकाल देते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के लिए कुछ नहीं करना है, 90,000 डिवाइडेड बाय 53,500 कर देंगे ए के लिए और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 83,250 कर देंगे बी के लिए। 90,000 डिवाइडेड बाय 53,500 तो ए का पे बैक पीरियड आ रहा है 1.68 ईयर्स। बी का देखते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाय 83,250। बी का आ रहा है 1.44 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो सिंस पेबैक पीरियड ऑफ मशीन बी इज स्मॉलर, it should be chosen over मशीन ए। बात खत्म भाई। पेबैक पीरियड मशीन बी का छोटा है तो मशीन बी सेलेक्ट हो जाएगी। ये था हमारा एक और क्वेश्चन पेबैक पीरियड पर, जहाँ पर हमने दो मशीन को कंपेयर किया। यहाँ पे कन्वेंशनल प्रॉफिट और कैश फ्लो कैलकुलेशन नहीं थी। यहाँ पे इंक्रीमेंटल खर्चे और कॉस्ट की सेविंग्स दे रखी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने नए कैश फ्लोज पे असर देखा, प्रॉफिट पे असर देखा और कैश फ्लोज क्रिएट किए और फिर डिसाइड किया कि मशीन ए और मशीन बी में से कौन सी मशीन बेटर बैठती है। तो हमने नोटिस किया कि मशीन बी जो है वो बेटर ऑप्शन आ रहा है क्योंकि उसका पेबैक पीरियड छोटा आ रहा था मशीन ए से। तो ये हमने डिसीजन मेकिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड, एक कैपिटल बजटिंग का आंसर किया। चलते हैं अब हम सीखते हैं दूसरी ट्रेडिशनल टेक्निक जिसका नाम है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फिर से हमारे मेन नोट्स की तरफ आ जाते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पे वर्ड अकाउंटिंग यूज्ड है तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज किया जाएगा in comparison to cash flows. ये only technique, this is the only technique where we will be using accounting rate, accounting profit and not the cash flows. In all the other methods हम cash flow से ही calculate करेंगे। बस इस method के अंदर हम profits लेंगे, accounting profit लेंगे, profit after tax लेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो प्रोजेक्ट में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ यूज कर रहे हो आप। इतना सिंपल तरीका है। देखिए अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR बोलते हैं, यूजिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। दो तरीके से निकलता है, ऑन दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट जितना भी 5-6 साल में जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है उसका एवरेज ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, जो रेट आएगी वो आगे हो गई आपकी ARR। ठीक है। जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है हर साल का, उसका एवरेज भी लेना है बट उसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट से। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की जगह आप किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडियल वैल्यू जो एंड में मिलती है प्रोजेक्ट से, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस रेसिडियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट और फिर हमारी ARR निकल जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है हर साल का, एवरेज लेना है, डिवाइड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से या एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज क्वेश्चन में बता रखा होगा, कुछ नहीं कर रखा तो दोनों से निकाल लो। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कर रखा हो तो उसको 0 अज्यूम कर लो। और एवरेज इन्वेस्टमेंट में कैसे निकलेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर। यहाँ पर कैश फ्लो यूज नहीं करना है, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज करना है। बस ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने की। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं इसके ऊपर। एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, एग्जाम में नहीं आता है। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹60,000
एंड एज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 12,000। प्रोजेक्ट 60,000 का है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपए की। इट्स स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन से पहले एंड टैक्स, मतलब इसमें से ना तो डेप्रीसिएशन माइनस है ना टैक्स माइनस है। 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। 12,000, 14,400, 16,800, 19,200 और 24,000, ये हमको 5 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। इनमें से डेप्रीसिएशन माइनस करना बाकी है और टैक्स भी माइनस करना बाकी है। टैक्स रेट 50% की दे रखी है। आपको कहा है कि अज्यूम करो डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। 60,000 की प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 12,000 की सैल्वेज वैल्यू है, तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकाल देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ depreciation as per straight line method of depreciation. Depreciation would be equal to historical cost minus salvage value upon life. इस मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट 60,000 है, सैल्वेज वैल्यू जो है वो है 12,000 रुपये की, क्वेश्चन में ही दे रखा है, और लाइफ जो है वो 5 ईयर्स की, ठीक है ना। 5 साल तक इन्फ्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब 5 साल की लाइफ है, 5 साल की लाइफ हो गई। 60,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से आ रहा है 9600 का। ये डेप्रीसिएशन हो गया, हर साल प्रॉफिट में से माइनस करना है मुझे, ठीक है। हाँ जी, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए इसके अंदर, तो मैं कंप्यूट करता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ARR कंप्यूट करते हैं हम। ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रॉफिट जैसे क्वेश्चन में गिवन है, बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 12,000, 14,400, 16,800, 19,200 एंड 24,000, 19,200 एंड 24,000, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखे थे, ठीक है ना। इसमें से डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक टैक्स डिडक्टेबल खर्चा होता है। डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो कम प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। डेप्रीसिएशन हर साल माइनस हो जाएगा 9600 का, $9,600 का हर साल डेप्रीसिएशन में सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा मुझे वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा टैक्स, जो भी रेट दे रखी है, तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके आगे मुझे डेप्रीसिएशन ऐड वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे कैश फ्लो नहीं निकालने, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, क्योंकि ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 माइनस 9,600, 2,400, 14,400 माइनस 9,600, 4,800, ये आ गए हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें इसमें से टैक्स सबट्रैक्ट करना है 50% का, तो इनका हाफ हो जाएगा 1,200, 1,200, 2,400, 3,600, 4,800 एंड 7,200। ये हमारे क्या आ गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डेप्रीसिएशन भी लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर क्या डेप्रीसिएशन तो लिखा ही नहीं आपने। ये हमने सॉरी टैक्स सबट्रैक्ट करके, डेप्रीसिएशन नहीं, टैक्स सबट्रैक्ट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। अब मुझे चाहिए एवरेज
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कुछ नहीं हो जाएगा सम ऑफ ऑल ईयर्स, जैसे हमेशा एवरेज निकलता है, सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल ईयर्स कर लेते हैं, 1200 प्लस 2400 प्लस 3600 प्लस 4800 प्लस 7200, सम ऑफ ऑल ईयर्स इज 19200। नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं यहाँ पर हैं 5, तो इससे आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3840। 3840 इज आर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ARR निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें ARR निकालना है। ARR हम दोनों बेसिस पे निकाल सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी निकाल सकते हैं और एवरेज पर भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकालते हैं। ARR का फॉर्मूला यहाँ सेंटर में मैं लिख देता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन initial investment in initial investments case and average investments in average investments case। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है वो 3840 का आ रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इस प्रोजेक्ट में था वो था 60,000 का, 60,000 से डिवाइड कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा 3840 डिवाइडेड बाय 60,000 परसेंटेज। यहाँ पर जो ARR आ रही है वो 6.4% की आ रही है, 6.4%। आप इसको अपनी बेंचमार्क से कंपेयर कर लो, अगर आपको एक्सेप्टेबल लगती है ये रेट ऑफ रिटर्न तो आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट को आप मत करिए। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा एक बार। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो यहाँ है वो है 60,000 का प्लस स्क्रैप वैल्यू थी प्रोजेक्ट की 12,000 प्लस 12,000 एक्सक्यूज मी डिवाइडेड बाय 2, तो 72 डिवाइड बाय 2 36,000 आ जाएगा यहाँ पे मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, 36,000 क्या आ जाएगा मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 36,000 मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अब ARR निकालनी है। ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 रेट बनाने के लिए, क्योंकि रेट है ये। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 3,840 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 36,000 इंटू 100 करना है, रेट बनानी है 10.66%। ऑफकोर्स आंसर में फ़र्क आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत फ़र्क आ जाता है एवरेज इन्वेस्टमेंट लेने से या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेने से। देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप 60,000 का नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 12,000 का आपको बाद में इनफ्लो भी हो रहा है। तो टेक्निकली आपने अपने इन्वेस्टमेंट को स्कैटर कर दिया पूरी लाइफ पे और ऑन एन सिंपल एवरेज बेसिस। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इस केस में आ रही है 10.66%। ये हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दोनों ही नाम है इसके, वो निकाली। कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, उसका एवरेज लेना है, एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, एक बार एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली पे बैक पीरियड निकालना है हमें, तो सॉरी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The directors of Alpha Limited are contemplating the purchase of a new machine to replace a machine which has been in operation in the factory for the last 5 years. एक मशीन आपकी फैक्ट्री में जो चल रही है पिछले 5 सालों से, उसको हटाकर आप एक नई मशीन लगा रहे हो। ठीक बात है, रिप्लेस कर रहे हो एक नई मशीन से, ठीक है। इग्नोरिंग इंटरेस्ट है ही नहीं,
बट कंसिडरिंग टैक्स एट द रेट 50%, टैक्स क्या मान रहे हैं हम, 50% मान रहे हैं, टैक्स रेट दे रखी है। सजेस्ट विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव, दो दे रखी है आपको, या तो पुरानी मशीन ही चलने दो या नई मशीन, विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव शुड बी प्रिफर्ड, द फॉलोइंग आर दी डिटेल्स, और आपको ये डिटेल दे रखी है। पुरानी मशीन चलने दोगे तो ये कहानी है, और नई मशीन की ये स्टोरी है, ठीक है। पुरानी मशीन की परचेज प्राइस दे रखी है, लाइफ दे रखी है, डिप्रीसिएशन निकल जाएगा। न्यू मशीन की परचेज प्राइस दे रखी है, लाइफ दे रखी है, तो उसका डिप्रीसिएशन निकल जाएगा। मशीन रनिंग आवर्स पर एनम, ओल्ड मशीन साल भर में 2000 घंटे चलती है, नई भी 2000 घंटे चलेगी। यूनिट्स पर आवर, पुरानी मशीन 24 यूनिट्स ही बनाती है, बट नई मशीन एफिशिएंट है, ज़्यादा यूनिट्स बनाती है, 36 यूनिट्स बनाती है, तो टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगा इन यूनिट से। वेजेस पर रनिंग आवर, वेजेस का खर्चा आ जाएगा अपना, ओल्ड मशीन का, न्यू मशीन का। पावर पर एनम पूरे साल की दे रखी है, 2000 है ओल्ड मशीन की और न्यू मशीन का है 4500 का खर्चा। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर एनम, साल भर का खर्चा है 6000 और 7500 का। ऑल अदर चार्जेस पर एनम 8000 और 9000 रुपये का। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, ओल्ड मशीन की और न्यू मशीन की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, तो यूनिट्स निकलेंगी पहले हमारे ऊपर से, फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, और न्यू मशीन की भी रेट दे रखी है, सेम ही है उनकी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इससे पता पड़ जाएगा कि आपको कितना सेल्स हो रहा है, फिर उसमें से आप सारे खर्चे निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड ऑफ कोर्स डिप्रीसिएशन दोनों ही केस में माइनस करना है। फिर आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट से ARR कैलकुलेट कर लेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सी मशीन बेटर है। You may assume that the above information regarding sales and cost of sales will hold good throughout the economic life। ये जो sales है और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट की, मतलब खर्चों की, ये सब सेम रहेगी पूरी लाइफ में, बदलेगी नहीं, मतलब आपके यूनिफॉर्म प्रॉफिट्स आएंगे, है ना। तो आप फिर उसका क्या कर सकते हो कि एवरेज वही जो 1 साल का आएगा उसी को आप एवरेज मान सकते हो, ठीक बात है। डेप्रीसिएशन हैज़ टू बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रीसिएशन हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में ARR से डिसाइड करना है कि कौन सी मशीन बेटर है। चलो जी, क्यों करना है सर, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं, बट इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ARR से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल में ARR से ही सॉल्व किया हुआ है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिले तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, वो बात नहीं है। दिस इज़ फॉर अस टू प्रैक्टिस ARR, तो इसलिए हम इसको ARR से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों मशीन का हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन, ठीक है। ओल्ड मशीन और न्यू मशीन, सबसे पहले एक काम करते हैं, यूनिट्स निकाल लेते हैं, यूनिट्स निकाल लेते हैं ताकि उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। यूनिट्स के बेसिस पर काफ़ी खर्चे निकलेंगे। तो ओल्ड मशीन है वो कर रही है 24 यूनिट्स एक आवर में बना रही है, 24 यूनिट्स बना रही है और 2000 घंटे चलेगी। 2000 इंटू 24, इसकी टोटल यूनिट्स आ गई 48,000, ठीक है। मशीन बी की 2000 इंटू 36, तो 72,000 आएगी, है ना। तो मशीन न्यू मशीन जो है वो 72,000 यूनिट्स बनाकर देगी, अच्छी बात है। चलिए अब सेल्स लिख देता हूँ सबसे पहले मैं, सेल्स, है ना। ये यूनिट्स को तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, यूनिट्स को तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। अब मैं सेल्स निकाल लेता हूँ। तो 72,000 इंटू 1.25, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, दोनों मशीन आइडेंटिकल यूनिट्स बनाती हैं, तो यहाँ पर सेल्स आ जाएगी 9 लाख रुपए की, और यहाँ पे 48,000 इंटू 1.25 कर दूंगा मैं, यहाँ पर सेल्स आ जाएगी 60,000 रुपीज़। ये सेल्स आ गई हमारी, ठीक है। क्या सेल्स में से आप खर्चे माइनस करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, चलिए। मटेरियल 0.5 पर यूनिट्स लगेगा, तो 48,000 आ रही है, इसका आधा लग जाएगा, 24,000 का यहाँ मटेरियल हो गया, और यहाँ पे 36,000 का मटेरियल हो गया। ये मैंने 60,000 लिख दिया, ये 6 लाख होता है। 48,000 इंटू 1.25, 6, तो फिर ये 9 लाख नहीं 90,000 ही होगा। 72,000 इंटू 1.25, हाँ जी, ये 90,000 नहीं, मैंने 9 लाख लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, बहुत ज़्यादा लिख दिया, 90,000, ठीक है, ओके। मटेरियल सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अदर चार्जेस पर एनम दे रखा है 8,000 एंड 9,000, माइनस कर देता हूँ इसको भी। अदर चार्जेस
8,000 दे रखा है और इधर 9,000 दे रखा है। इसको दोनों को मैंने माइनस कर दिया, अदर चार्जेस को। इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं, ये भी माइनस कर दूंगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स आउटफ्लो ही हो रहा है, ये भी कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है, 6,000 और 7,500 का, 6,000, 7,500। सभी खर्चे न्यू मशीन के कंपेरेबली ज़्यादा ही आ रहे हैं अभी तक तो। पावर पर एनम 2,000 एंड 4,500, ये मैं यूनिट्स नहीं मान रहा हूँ, मतलब पावर वॉट कैपेसिटी वगैरह नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि रेट नहीं दे रखी है ऐसी कुछ भी। तो ये सीधा अमाउंट दे रखा है। 2,000 ओल्ड मशीन है और 4,500 रुपये न्यू मशीन है। पावर 2,000 और नई मशीन पे वो भी ज़्यादा लगेगा, 4,500। तो खर्चे ऑल्दो सेल्स बढ़ा रही है बट खर्चे भी बढ़ रहे हैं साथ ही साथ। तो देखते हैं किसका ज़्यादा आता है ARR। ठीक है भाई। वेजेस पर रनिंग आर, हर आर का वेजेस दे रखा है, तो वेजेस हमें आर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। वेजेस 3 रुपये पर आर वेजेस लगते हैं और 2,000 घंटे चलेगी ओल्ड मशीन, तो 3 2 6,000 जो हो जाएगा वेजेस आ जाएगा यहाँ पर। न्यू मशीन का निकालते हैं तो न्यू मशीन के वेजेस पर आर 5.25 है, चलेगी ये 2,000 ही, बट ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत लगती होगी इस नई मशीन को चलाने में। 5.25 इंटू 2,000, टोटल आवर्स 2,000 है, तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10,500 वेजेस देने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, वेजेस भी माइनस हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्या दे रखा है। यूनिट्स पर आर वो कर लिया हमने, परचेज प्राइस वगैरह भी कर लिया। अब ये सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रीसिएशन एंड टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें से आपको सिर्फ डिप्रीसिएशन माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा डिप्रीसिएशन यहीं माइनस कर देता हूँ, कुछ खास फर्क नहीं आ रहा। स्ट्रेट लाइन मेथड नीचे डिप्रीसिएशन की कैलकुलेशन बता देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रीसिएशन, ये ओल्ड मशीन और न्यू मशीन ही कॉलम मान लीजिए आप। 40,000 की है, उसकी लाइफ है 10,000, कोई 10 साल, कोई स्क्रैप वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो इसका डिप्रीसिएशन आ जाएगा 40,000 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल टू 4,000। डिप्रीसिएशन कैसे निकाला सर आपने? बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ से स्ट्रेट लाइन मेथड क्वेश्चन में कह भी रखा है। और मशीन बी का जो है 60,000 है और इसकी लाइफ भी 10 साल ही है, तो इसका 6,000 आ जाएगा। 60,000 अपॉन 10, 6,000 आ जाएगा। डिप्रीसिएशन भी चलिए यहाँ सपरेट कर देता हूँ, 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000, ये मैंने डिप्रीसिएशन माइनस कर दिए है ना। और कोई खर्चा नहीं है जो रह गया है। वेजेस ले लिया मैंने, पावर ले लिया, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी ले लिया, अदर चार्जेस भी ले लिया, मटेरियल भी ले लिया और सेल से हमने स्टार्ट किया था। तो ये सब माइनस करने के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस कर दूंगा मैं टैक्स, 50% की रेट है शायद, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर ARR निकाल के बता देंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। 60,000 माइनस 24,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 6 और 4 10,000। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 10,000 रुपये का मात्र। इसका देखते हैं, 90,000 माइनस 36,000 माइनस 9,000 माइनस 7,500 माइनस 4,500 माइनस 10,500 माइनस 6,000। इसका आ रहा है 16,500। 16,500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टैक्स की रेट है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, क्या टैक्स रेट 50% की दे रखी है, ऊपर बोला हुआ इग्नोरिंग इंटरेस्ट बट कंसिडरिंग टैक्स एट द रेट 50% ऑफ नेट अर्निंग सजेस्ट टू ऑल्टरनेटिव्स वुड बी प्रेफर्ड। ठीक है ना, 50% का टैक्स उड़ा देता हूँ इसमें से, टैक्स एट द रेट 50%, तो आधा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे हो जाएगा 8,250 रुपये, है ना। ये आ गए हमारे क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ARR निकाल लेते हैं। ARR ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ARR का एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इन्होंने कहा यूनिफॉर्म रहेगा तो यही एवरेज निकलना है, हर साल यही आएगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट
इंटू 100, इससे हमारी ARR निकलती है, ठीक है ना। मशीन ए के लिए निकालते हैं हम, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5000 है अपॉन लाइफ, सॉरी नॉट लाइफ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओल्ड मशीन 40,000 की, 40,000 इंटू 100, और यहाँ पर जो हमारा आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आ रहा है 8,250 रुपीज़ का, और यहाँ पर जो है हमारी मशीन की कॉस्ट जो है वो है 60,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 का इंटू 100। रेट निकाल के देख लेते हैं किसका ज़्यादा आ रहा है। तो न्यू मशीन का आ रहा है 13.75%, और पुरानी मशीन का आ रहा है 12.5%। तो न्यू मशीन का ARR ज़्यादा है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए, न्यू मशीन लगा दीजिए। सिंस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ न्यू मशीन इज हायर देन ओल्ड मशीन, it should be replaced, तो दोस्तों ये हमने किया एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ARR निकाली, पे बैक पीरियड के क्वेश्चन हमने किए ही हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक्स पे जाऊंगा और हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी। तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ते रहना है सभी सब्जेक्ट्स को। असाइनमेंट्स जितने भी मिल रहे हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है, जितने क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं उन्हें भी पढ़ना है। अगली क्लास तक के लिए बाय दोस्तों। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।